नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब जो चैनल एलसीएम ऑनलाइन पर। हम जो है आज संविधान की क्लास लेंगे और संविधान के पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंग्लैंड और भारत की परिस्थितियां क्या थी। संविधान पढ़ने से पहले इस देश के अस्तित्व को समझना ज़रूरी था, ठीक। और बिना किसी देश के अतीत को हम लोग देखें ठीक से संविधान सब समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग पिछली वीडियो में ये इस भारत के अतीत को भी देखें और इंग्लैंड के अतीत को भी देखें। यहाँ पर भी देखें कि इंग्लैंड में भी ऐसा नहीं है कि सब लोग अमीर थे, कुछ लोग अमीर भी थे तो कुछ लोग गरीब भी थे तो कुछ लोग आम आदमी थे। और इस प्रकार यहाँ के जो सामान्य परिवार के लोग जो है सो जब सेना में भर्ती हुए तो यहाँ पे परिस्थितियाँ बदल गई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसलिए वहाँ पे हमने बताया था कि किस प्रकार से जो है एक राजनीतिक पार्टी का वहाँ पे उदय होता है और वह अपने घोषणा पत्र में वहाँ के लोगों की सुरक्षा की बात करता है, अंग्रेजी सैनिकों की सुरक्षा की बात करता है। और इसलिए जो सामान्य परिवार के लोग थे वह जो है एक तरफा वोट जो है दे देते हैं आपके लेबर पार्टी को। और जब लेबर पार्टी या मजदूर दल जो है भारी बहुमत से जीत जाता है उसके बाद वह अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया था उस वादे को निभाने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन भेजता है, ठीक। तब कैबिनेट मिशन ठीक भेजता है। कब भेजता है? 1946 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। और इस कैबिनेट मिशन को भेजता कौन है? तो इस कैबिनेट मिशन को भेजता है जो है क्लीमेंट एटली, ठीक। यह कैबिनेट मिशन को भारत में भेजता है, ठीक। और जब कैबिनेट मिशन को भारत में भेजता है तो इस कैबिनेट मिशन में वह 3 लोगों की नियुक्ति करता है। दोस्तों थोड़ा सा क्लीमेंट एटली के विषय में जान लेते हैं। ये क्लीमेंट एटली था कौन? दोस्तों आप साइमन कमीशन का नाम सुने होंगे। साइमन कमीशन जब भारत में आया था और उस समय जो है साइमन वापस जाओ के नारे लगे थे। ये साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया और ये इसीलिए आया ताकि भारत में कानून व्यवस्था में क्या क्या सुधार किया जा सके, क्या क्या इन लोगों की ज़रूरत है। और जब साइमन कमीशन को भेजा गया मित्रों तो उस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। और जब एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो यहाँ के नेता थे, वो ये बात कहें कि जिस देश में आपको कानून बनाना है, जिस देश के लोगों के लिए कानून बनाना है, और जब उन्हीं से जब आप राय विमर्श नहीं करेंगे और जब उसी देश के किसी नेता को आप शामिल नहीं करेंगे तो हम कैसे मान ले कि इस देश के लिए आप अच्छा कानून बनाएंगे। और इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध होता है और साइमन कमीशन का विरोध करने में लाला लाजपत राय सबसे आगे रहते हैं दोस्तों। और उन्हीं के विरोध करने के चक्कर में जो है उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और इतनी बुरी तरह घायल हो जाते हैं कि इसी लाठीचार्ज के बाद वह फिर अपने बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के साथ ही लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी कि हमारे ताबूत में ठोकी गई अंतिम कील ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में प्रथम कील साबित होगी। मतलब जिस दिन हमारी मृत्यु होगी उसी दिन भारत में अंग्रेजों की उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। अब यहाँ से वो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके निकलने की तैयारी कर ले। और एकदम सत्य बात होता है।
लाला लाजपत राय बेचारे इस दुनिया से वो चले जाते हैं। उसी साइमन कमीशन का एकमात्र सदस्य जो क्लीमेंट एटली था, यही क्लीमेंट एटली आगे चल करके इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है। ठीक, और यह प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पे जब क्लीमेंट एटली जब प्रधानमंत्री बनता है दोस्तों, तो क्लीमेंट एटली जो है कि कैबिनेट मिशन भेजता है, और इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग शामिल रहते हैं। 3 लोग शामिल रहते हैं। कौन कौन? लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक, ये इनका शॉर्ट नाम है। जब एग्जाम में आता है तो आप जो है इसी से ऑप्शन को पकड़ लेंगे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये इनका पूरा नाम नहीं है, लेकिन इतना ही काफ़ी है आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ने के लिए। और इनका पूरा नाम हम आपको बता देते हैं। लॉरेंस का नाम है जॉन पैथिक लॉरेंस। क्या नाम है? जॉन पैथिक लॉरेंस। क्रिप्स का नाम है स्टैफर्ड क्रिप्स का नाम है स्टैफर्ड क्रिप्स। और अलेक्जेंडर का नाम है A.V. अलेक्जेंडर। ठीक, एग्जाम में आपको पूरा नाम मिलेगा, जॉन पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। लेकिन आप लोग सिर्फ लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर आप लोग जो है याद रखेंगे तो आसानी से याद भी हो जाता है और एग्जाम में कंफ्यूजन भी नहीं रहता है। ठीक, अब जो है जॉन पैथिक लॉरेंस जो है उस समय क्लीमेंट एटली के मंत्रालय में विदेश मंत्री था। क्या था? विदेश मंत्री था। और स्टैफर्ड क्रिप्स जो है व्यापार मंत्री था। क्या था? व्यापार मंत्री था। और A.V. अलेक्जेंडर क्या था? नौसेना मंत्री था। नौसेना मंत्री था। आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो इतना तो समझ ही जाएंगे कि जो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली कैबिनेट मिशन के रूप में जो 3 सदस्य को यहाँ पे भेजे थे, ये लोग विदेश मंत्री, व्यापार मंत्री, नौसेना मंत्री थे। मतलब वह जो है इन तीनों को प्रमुखता दिया कि जब भी हम भारत को छोड़ें तो हमारी भारत से विदेश नीति प्रभावित न हो, भारत से संबंध हमारा आगे भी बना रहे, मित्र की भांति बना रहे, दुश्मन की भांति न बना रहे। ठीक, और जो व्यापार मंत्री को भेजा वो इसलिए भेजा ताकि आगे भी इंग्लैंड और भारत के व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न न हो। भारत ये न जो है निर्णय ले ले कि अंग्रेज लोग इतने दिन से हमारे साथ धोखा किए, छल किए, अत्याचार किए, तो हम जो है उनके साथ व्यापार वाणिज्य नहीं करेंगे। तो इसलिए व्यापार मंत्री को भी भेजा कि भारत के साथ जो समझौता करना उसमें ये बात निश्चित कर लेना कि हमारा और तुम्हारा संबंध न विदेश नीति में खराब होगा और न जो व्यापार वाणिज्य में खराब होगा। और नौसेना मंत्री को भी भेजा कि रक्षा के क्षेत्र में भी तुम ठीक ठाक से समझौता कर लेना, उसके बाद भारत को छोड़ना है। आज दोस्तों जब दुश्मनों की बात आती है तो भारत की दुनिया में मात्र 2 दुश्मन दिखाई देते हैं। कौन कौन? एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना। ठीक, और इंग्लैंड जो हमको 190 साल तक लूटा, हमारे ऊपर अत्याचार किया, वह हमारा दुश्मन आज की डेट में नहीं है, क्योंकि उस समय ये कुछ इस तरह का समझौता ही हो गया था कि हम लोग जो है उसे सब स्वीकार करने के लिए बाध्य थे, क्योंकि हम लोग थक चुके थे, हार चुके थे। हम लोग सिर्फ ये चाहते थे कि जो तुम कहो सब मानने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान के दया से इस देश को छोड़कर तुम लोग चले जाओ। ठीक, तुम लोग कहोगे कि नहीं आम कोई मिली है तो हम मिली स्वीकार कर लेंगे, लेकिन तुम इस देश को छोड़ करके चले जाओ। इसलिए जो है हर चीज़ जो है मुँह माना गया। ठीक, और यही जो जॉन पैथिक लॉरेंस था, यही कैबिनेट मिशन का क्या था? अध्यक्ष था। क्या था?
अध्यक्ष था। ठीक, यही जॉन पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था और स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। कैबिनेट मिशन चला इंग्लैंड से। ठीक, कैबिनेट मिशन इंग्लैंड से चला और भारत आया। भारत जो है पहुंचता कब है? भारत पहुंचता है ये 24 मार्च 1946 ईस्वी को। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन इंग्लैंड से चलकर भारत को पहुंचता है और इसका उद्देश्य भी यही रहता है कि भारत पहुंच करके जो है बड़े बड़े नेताओं से, जो है बड़ी बड़ी पार्टियों से बात करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग तैयार हैं और किस प्रकार से हम भारत को छोड़ करके वापस जाएं। ठीक, और जब 24 मार्च को यहाँ पहुँचता है दोस्तों, तो उस समय भारत में दो प्रमुख पार्टियां थी। कौन कौन? एक कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, बड़ा दुख होता है जब इस प्रकार से हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना हमारे देश में जो है एकता में फूट डालने के लिए की गई थी। और जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी दोस्तों, तो उसमें मुख्य यही था कि अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक ऐसा दरार पैदा करे ताकि इनकी ताकत कमज़ोर हो जाए, हमसे विरोध न कर पाए। और होता भी यही है। और परिणाम स्वरूप जो बीज बो करके चले गए अंग्रेज, वह बीज 1947 में देश के आज़ादी के बाद बंटवारे के रूप में हमको फल देता है। और यह जो है बंटवारा जो होता है, ये आज तक हम लोग इस कष्ट को झेल रहे हैं, दोनों ही देश झेल रहे हैं। खैर, उस सब बात को हम लोग छोड़ते हैं और चलते हैं कि जब कैबिनेट मिशन 24 मार्च को भारत में पहुंचा, तो भारत में उस समय दो प्रमुख पार्टियां थी। कौन कौन? एक कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। जो कांग्रेस का अध्यक्ष था वह था अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। और जो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था वह था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, यह दोनों अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष थे। और जब कैबिनेट मिशन आया तो वह कहा कि हमको बहुत सारे लोगों से मिलने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, हम जो है डायरेक्ट जो है अध्यक्ष से बात करते हैं। वह अबुल कलाम आज़ाद जी से बात किया, मोहम्मद अली जिन्ना जी से बात किया और गांधी जी से भी बात किया। ठीक, अब इन सब से बात करने के बाद कैबिनेट मिशन ने एक निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष को एक रिपोर्ट में लिखा। और उसके बाद जब इन लोगों से बात करने के बाद जब वह एक रिपोर्ट बनाया, तो उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया 16 मई 1946 ईस्वी को। जब 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने एक रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया, तो उस रिपोर्ट में कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि भारत के 11 ब्रिटिश प्रांत 11 ब्रिटिश प्रांत और 562 देसी रियासत 562 देसी रियासत को मिला करके एक संघ बनाया जाएगा। एक संघ बनाया जाएगा। ठीक, एक संघ बनाया जाएगा। और इस संघ के पास जो है विदेश, रक्षा और परिवहन संबंधी अधिकार होंगे। ठीक, इस रिपोर्ट की पहली पॉइंट में कैबिनेट मिशन ने कहा कि 11 ब्रिटिश प्रांत और 562 देसी रियासत को मिला करके एक संघ बनाया जाएगा और इस संघ के पास जो विदेश, रक्षा और परिवहन संबंधी अधिकार होंगे। ठीक,
दोस्तों ये ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते कि ये है क्या चीज़। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो ब्रिटिश प्रांत होते थे वो प्रांत होते हैं थे जिन प्रांतों पे अंग्रेजों का डायरेक्ट नियंत्रण होता था, डायरेक्ट वो लोग कानून बनाते थे और प्रत्यक्ष रूप से लागू करते थे और नीचे से ऊपर तक सब उनके हाथ में रहता था कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। और जो देसी रियासत होते थे दोस्तों, देसी रियासत, इस देश में छोटे छोटे राजवाड़े रहते थे, छोटे छोटे, और इनकी संख्या थी 562। ये 562 जो है ये देसी रियासत के रूप में थे। इसमें क्या था कि देसी रियासत में छोटे छोटे जो राजा थे वो स्वायत्तता, अपने क्षेत्र में जो है स्वायत्तता पूर्वक शासन करते थे, स्वतंत्रता पूर्वक नहीं, स्वायत्तता पूर्वक। मतलब कि ये अंग्रेजों के अधीन रहते हुए अपने क्षेत्र में जो है कुछ विशेष अधिकार के साथ जो है ये शासन करते थे और समय समय पर अंग्रेजों को राजस्व भी ले जाके देते थे और जो है नजराना भी भेंट करते थे, ये दिखाने के लिए कि हम जो है आपके अधीन में रहकर ही शासन को कर रहे हैं। और जब अंग्रेजों की जो इच्छा करती थी वह जो है उन राजवाड़ों को बता देते थे और ये उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर देते। मतलब कि ये 562 जो देसी रियासत थे वे अपने क्षेत्रों में स्वायत्तता पूर्वक शासन करते थे, लेकिन थे अंग्रेजों के अधीन ही। ठीक, अब उनको कहना था कि भाई अब तो हम लोग जो जा ही रहे हैं, तो जब जा ही रहे हैं तो ये जैसे बम्बई प्रांत था, जैसे मद्रास प्रांत था, जैसे बंगाल प्रांत था, तो ये सब जो प्रांत थे वो डायरेक्ट जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, तो इसे ब्रिटिश प्रांत कहा गया। ब्रिटिश प्रांत और 562 देसी रियासतों को मिला करके एक संघ बनाया जाएगा और इसी संघ को जो है विदेश रक्षा और परिवहन संबंधी अधिकार दिए जाएंगे। अपनी रिपोर्ट के पहली लाइन में इन्होंने कहा था। ठीक, अब बात ये उठी कि ठीक है संघ बना दिया जाएगा, पूरे भारत के लोगों को मिला करके एक संघ बनाया जाएगा, यहाँ तक तो सही है। लेकिन क्या यह संघ बनना इतना आसान है? क्या इतना जल्दी बन सकता है? इसमें जो है कोई राजा अपना शर्त रखेगा कि हमारा ये शर्त मानेंगे तो अब तभी हम संघ में शामिल होंगे। कोई कुछ लोग अपना शर्त मनवाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग अपना शर्त मनवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए संघ बनाने में विलंब हो सकता है, संघ बनाने में विलंब हो सकता है। तब तक इस देश का शासन कैसे चलेगा? जब तक संघ नहीं बनेगा। तब जो है दूसरी पॉइंट में इन्होंने ये बात लिखा था कि जब तक संघ नहीं बनेगा तब तक हम जो है एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। ठीक, एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे और यही जो अंतरिम सरकार है यह जो है शासन चलाएगी। अब अंतरिम का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये जो संविधान है यह शब्दों का खेल है। अगर आप शब्द का मतलब समझ गए तो आधे से ज़्यादा संविधान तो आपको ऐसे ही आ गया। जब मतलब नहीं समझेंगे कि अंतरिम क्या होता है, अंतिम क्या होता है, ढेर सारे इस तरह के शब्दावली का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो अंतरिम सरकार का मतलब ये होता है कि वह सरकार जो किसी विशेष जो है कार्य के लिए बनाई गई, उसका समय निश्चित नहीं होता है। उसका समय निश्चित नहीं होता कि यह सरकार 2 साल तक चलेगी, 4 साल तक चलेगी, 6 साल तक चलेगी, कोई निश्चित नहीं है। ये सरकार जो है कब तक चलेगी? जब तक यह संघ न बन जाए। जैसे ही संघ बन करके तैयार होगा ऑटोमेटिक यह सरकार खत्म हो जाएगी। ठीक, जैसे अभी हाल ही में एक जो है इनकाउंटर हुआ है, बड़ा चर्चा का विषय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह इनकाउंटर फर्जी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह इनकाउंटर जो है सही है। और आप लोग जानते होंगे कि यह इनकाउंटर जो है विकास दुबे का किया गया। तो इस विकास दुबे का जब इनकाउंटर के बाद जब विवाद उठा तो यह एक जांच का विषय हो गया कि वास्तव में यह सही है कि गलत है। ठीक, और जो समिति का गठन किया गया कि भाई इसके जांच में एक समिति का गठन की जाएगी जो इस इनकाउंटर की जांच करेगी, वह समिति एक अंतरिम समिति कहलाएगी, क्योंकि उसका कार्य ही यही है कि वह
को जांच करके उसका रिपोर्ट बना करके वह गवर्नमेंट को सौंप दे। ठीक, और उसका समय निश्चित नहीं है, हो सकता है कि एक महीने में जांच कर ले, हो सकता है कि 2 महीने में जांच कर ले, हो सकता है कि 3 महीने में जांच कर ले, लेकिन जिस दिन वह जांच करके रिपोर्ट बना करके सरकार को सौंप देगी उसी दिन वह समिति भंग कर दी जाएगी, उसका अस्तित्व समाप्त कर दी जाएगी। तो वह किसी विशेष कार्य के लिए बनाई गई है, इसलिए उसे भी अंतरिम समिति भी कहा जाता है। अब अंतरिम समिति या अंतरिम सरकार, जहां जहां अंतरिम शब्द आएगा उसको आप लोग समझ जाइएगा कि यह विशेष कार्य के लिए बनाया गया है, इसका समय निश्चित नहीं है, और जिस दिन इसका काम खत्म हो जाएगा उस दिन यह भंग हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। तब जो है यह अंतरिम सरकार की गठन करने की बात कही, और इस अंतरिम सरकार का जो गठन होता है वह होता है कब? वह होता है, इसका गठन जो होता है वह होता है 2 सितंबर 1946। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हमेशा पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। और इस अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष था वह अध्यक्ष था वेवेल। यह अध्यक्ष कौन था? वेवेल। और इस अंतरिम सरकार का जो उपाध्यक्ष था वो उपाध्यक्ष कौन था? ये उपाध्यक्ष था जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जो अध्यक्ष था वो वेवेल था और जो उपाध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, ये अंतरिम सरकार का जो है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका अध्यक्ष भी पूछा जाता है, उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है, इसका गठन का डेट भी पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक, अगली रिपोर्ट में ये कहा कि भाई यहाँ तक तो ठीक है। ठीक, मान लीजिए संघ बन गया। ठीक, अब संघ बनने के बाद क्या होगा? तब जो है यह अपनी रिपोर्ट में कहा जो है अगली बात ये कहा कि संघ बनने के बाद एक संविधान सभा की गठन की जाएगी, संविधान सभा की गठन की जाएगी। यहीं पे चर्चा हुई है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट में संविधान सभा की गठन करने की बात कही गई है। एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की गठन करने का जो बात था वो सर्वप्रथम कहाँ किस रिपोर्ट में कही गई? तो कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट में कही गई। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का मतलब क्या है? ऐसा सभा जो संविधान बनाने के लिए गठित की गई हो ना, मतलब इस भारत देश का अब संविधान बनने का समय आ रहा है, मतलब उस संविधान बनाने के लिए जो सभा गठित की जाएगी, ठीक, जो सभा गठित की जाएगी उस सभा को ही संविधान सभा के नाम से जो जाना जाएगा। और संविधान सभा जब गठित होगा तो इस सभा में जाहिर सी बात है कि कुछ सदस्य भी होंगे, सभा तो कई लोगों से मिलके बनती है। ठीक है, तो कुछ सदस्य होंगे। अब जब कुछ सदस्य होंगे तो इन सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? पूरे भारत के लिए एक संविधान बना करके तैयार करना है, और ऐसा संविधान जो पूरे भारत के लोगों को स्वीकार हो, सभी जातियों को स्वीकार हो, सभी धर्म के लोगों को स्वीकार हो। तो ऐसा संविधान जो है बनेगा, तो जो सभा में सदस्य आएंगे वो किस तरह से आएंगे कि सब लोग उसे स्वीकार करें। तब ये हुआ कि भाई देखिए अभी नया नया देश आज़ाद हो रहा है। ठीक, अब अंग्रेज जो है जाएंगे। अब आज की तरह तो उस समय व्यवस्था थी नहीं कि जो है प्राइमरी स्कूल बहुत सारे हैं, मिडिल स्कूल है, जो है स्कूल में जो है लगा दीजिए आप जो है इलेक्शन और मतदाता जा करके वहाँ वोट दे दें। और मतदाता भी उतने जागरूक नहीं है, वोट का मतलब है नहीं समझते थे। और जब 70 साल आज़ादी के बाद भी जब आज के डेट में जब लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी मतदान का मूल्य क्या है, तो उस समय तो नया नया देश आज़ाद हुआ था, उस समय तो वोट पड़ता तो 10% वोट नहीं पड़ता। ठीक, तो उसमें और दिक्कत थी। ठीक, तो ये हुआ कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं, इन सदस्यों का चुनाव जो प्रांतीय विधान सभाएं हैं, उन प्रांतीय विधान सभाओं में जो लोग आम जनता से चुन करके पहुँचे हैं, उन्हीं
प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा ही इनका चुनाव किया जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा? इन सदस्यों का जो चुनाव किया जाएगा वह प्रांतीय विधान सभा के प्रांतीय विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। निर्वाचित 7 सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ठीक। और जब ये वोट देंगे तो ये सदस्य चुन करके संविधान सभा में पहुंचेंगे। तो प्रांतीय विधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो वोट देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, वोट देंगे। लेकिन यह वोट किस पद्धति से देंगे, किस विधि से देंगे? तो यह वोट देंगे किस विधि से? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ठीक। ये हुआ कि ये जो प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे, और यह चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा। अब ये चीज़ क्या है? देखिए, ये चीज़ जो है हम आपको एक इसके लिए 5-10 मिनट का अलग भी वीडियो बना देंगे, इसमें आप लोग समझ जाइएगा। क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है ये राष्ट्रपति के भी चुनाव में आपको मिलेगा और यहाँ पर भी मिलता है। यह चुनाव एक ऐसा चुनाव है, ये इस पद्धति से होता है जिसमें कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये हमारे पसंद का आदमी नहीं है। आप उनको नहीं भी चाहते हैं फिर भी ये मानना पड़ेगा कि हम उनको वोट दिए हैं। कुछ सिस्टम से वो चुनाव जो है बनाया ही गया है। ठीक। इसको हम जो है 5-10 मिनट का एक अलग से हम इसका वीडियो बना देंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना जानिए कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया था। और जो प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। मनोनीत का मतलब कि जिनको मनोनयन किया गया हो, निर्वाचित का मतलब जो आम पब्लिक के द्वारा चुन करके आया हो। तो ऐसे लोग जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है मतदान किए थे। ठीक। अब जो है यह हुआ कि ठीक है, तो ये जो सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? सदस्य मतलब एक लिमिट होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई कहीं से खड़ा हो गया, कोई कहीं से खड़ा हो गया, ऐसा तो कोई मतलब है नहीं। उसका एक सिस्टम होना चाहिए कि कितने पब्लिक पे एक आदमी चुना जाएगा, कितने पब्लिक पे संविधान सभा का एक सदस्य चुना जाएगा। तो ये हुआ कि ये भी बात सही है। तो ये निर्णय किया गया कि संविधान सभा का जो प्रत्येक सदस्य है वह 10 लाख के आबादी पर चुना जाएगा। 10 लाख के आबादी पर 10 लाख के आबादी पर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। ठीक। एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। ये जो है कैबिनेट मिशन के माध्यम से जो रिपोर्ट आई इसकी चर्चा हम किए। आज के लिए बस इतना ही। और इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है प्रश्न जो है बनता है और कैसे बनता है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त इसमें से प्रश्न बनता है। अब अगली वीडियो में हम जो है बताएंगे कि देखिए अब यहाँ पे तो अभी चर्चा हो रही है संविधान सभा की गठन की। अब जो है चुनाव होता है तो कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है। आप देखेंगे कि सांप्रदायिक क्षेत्र में हिंदू का क्षेत्र अलग होता है, मुस्लिम का क्षेत्र अलग होता है, सिख का क्षेत्र अलग होता है। और उस निर्वाचन क्षेत्रों को बांट लिया जाता है। तो जो अल्पसंख्यक भाई रहते हैं हमारे मुस्लिम भाई, वो कहते हैं कि भाई आप तो बड़े चालाक हो, इस बहुसंख्यक हिंदू देश में अगर आप हमको अलग जो है
छोटे से एरिया में सीमित कर देंगे तो हम छोटी सी सीट लेकर संविधान सभा में जब पहुंचेंगे तो हमारे मन का तो संविधान बनेगा ही नहीं। अरे संविधान का जो प्रस्ताव है वो तो बहुमत से बनेगा, तो बहुमत तो हिंदुओं के रहेगी, तो हिंदुओं के मन का संविधान बन जाएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना जी इसका विरोध किए थे, और विरोध करने के बाद वो किस प्रकार से संविधान सभा में प्रत्येक सीटों पर वो चुनाव लड़ने के लिए जो है अपनी बात को मनवा लेते हैं, और लड़ने के बाद भी उनका क्या हश्र होता है यह जो है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह बनेगा मित्रों कि जब कैबिनेट मिशन भारत में भेजी गई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। यह भी प्रश्न जो है पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का एकमात्र सदस्य कौन था जो आगे चल करके जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेंट एटली था। इसके बाद जो है ये पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन भारत में जो है किस सन में आया? तो 1946 में आया। किस डेट पे आया? तो 24 मार्च को आया। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत में आता है। कैबिनेट मिशन में कुल कितने लोग शामिल थे? तो तीन लोग शामिल थे। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो जॉन पैथिक लॉरेंस था। जॉन पैथिक लॉरेंस जो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था वह तत्कालीन समय में किस पद पे जो है आसीन था? तो विदेश मंत्री के पद पे आसीन था। वह विदेश मंत्री था इंग्लैंड का। स्टैफर्ड क्रिप्स किस पद पे था? तो व्यापार मंत्री के पद पे था। और A.B. अलेक्जेंडर किस पद पे था? तो नौसेना मंत्री के पद पर था। और इसके बाद जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि जब कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत में पहुंचा है तब वह जो है उस समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद जी थे। और जब कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा उस समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक, उसके बाद यह पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन पूरे भारतीय प्रमुख नेताओं से बात करके किस डेट पे अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की? यह डेट जो है अगर प्रश्न उठाएगा तो काफ़ी गहराई वाला प्रश्न हो जाएगा। ठीक, और ये तब आप बताएंगे कि 16 मई 1946 ईस्वी को। और कैबिनेट मिशन ये भी पूछा जाता है कि किस रिपोर्ट में ये बात तो कही थी कि 11 ब्रिटिश प्रांत और 562 देशी रियासतों को मिलाकर के एक संघ बनाया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में ये बात कही गई थी। अंतरिम सरकार की गठन करने की बात कौन कहा था? तो कैबिनेट मिशन कहा था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था? तो वेवेल था। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। और इस प्रकार से ये भी कहा गया, ये भी पूछा जाएगा कि संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम किसके रिपोर्ट में जो है पाई गई? तो कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट में पाई गई। इसके बाद जो है संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कौन किया था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य किए थे। और जो प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किए थे वह मतदान किस पद्धति से किए थे? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किए थे। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्येक सदस्य कितने लाख के आबादी पे एक सदस्य का चुनाव होना था? तो 10 लाख के आबादी पे संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव होना था। ठीक, इस प्रकार से आज का टॉपिक जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ठीक, जय हिंद, जय भारत।